हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या चल रहा है बेटा जीवन में? सब बढ़िया, एकदम चकाचक। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल हैं दोस्तों? तो मित्रों, आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 10th। लेक्चर नंबर अपना 10th। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बेटा 1 लिखो, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। जीवन मस्त चल रहा है, एकदम बढ़िया। मस्त ही चलना चाहिए बेटा, जीवन और पढ़ाई दोनों ही। तो लास्ट टर्न पर अपन ने ग्राफ की चर्चा की थी। परबलाय, अति परबलाय, सरल रेखा, कठिन रेखा। अब देखो, इसमें एक सवाल और कहा जाता है कि अगर किसी कण का वेग v बराबर, किसी कण का वेग v बराबर 5t है, तो वेग तथा समय के बीच कौन सा ग्राफ सही है? तो वेग तथा समय के बीच में कौन सा ग्राफ सही है? तो देखो, मैंने आपको बताया था, पहले समीकरण लिखो। ये क्या दिया है? v इज इक्वल टू 5 प्लस 3t प्लस 3t। अब ये ग्राफ किसका है? उसके लिए आप अक्षों के पास जाओ और अक्षों से पूछो कि किसकी जगह क्या लिखा है। तो v लिखा है किसकी जगह बेटा? y की जगह। और t लिखा है किसकी जगह? x की जगह, x की जगह। तो v की जगह आप क्या लिख देंगे बेटा? y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 और t की जगह क्या लिख देंगे? x। अब इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिखूं तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 आया। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। बताओ ये किसका समीकरण है? बताओ ये किसका समीकरण है? तो सर यहां y की घात कितनी है? 1। और x की घात भी कितनी है? 1। y की घात भी 1 है, x की घात भी 1 है। तो ये समीकरण होगा बेटा एक सरल रेखा का। और सरल रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उससे हम तुलना करेंगे तो y की जगह बेटा y लिखा हुआ है, y की जगह y लिखा हुआ है, x की जगह x लिखा है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। m इज इक्वल टू हो गया प्लस 3। और c का मान देखेंगे तो c का मान है प्लस 5। c इज इक्वल टू कितना है बेटा? प्लस 5। तो ये एक सरल रेखा है जिसका प्रवणता पॉजिटिव है प्लस 3 और अंतखंड भी पॉजिटिव है। तो अब देखो, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहां पर c बराबर कितना है? 0 है। हाँ सर, c बराबर 0 है, तो ये गलत हो गया। इस ग्राफ में m बराबर कितना है? 0, तो ये भी गलत हो गया। ये भी, अरे फोर्थ कहां चला गया? फोर्थ लिखा ही नहीं है। m बराबर कितना है? 0, तो ये भी गलत हो गया। हाँ सर, ये भी गलत हो गया। थैंक यू सो मच दीदी। हेलो दोस्तों, चाय पी लो, चाय 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 पी लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। चलिए, अब 2 ग्राफ बचे हैं। इस ग्राफ में देखेंगे तो m का मान पॉजिटिव है। हाँ सर, m का मान कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि ये जो रेखा है प्लस x की तरफ, यहां कौन सी अक्ष होती है? प्लस x, इसकी तरफ झुकी हुई है। और c का मान देखेंगे तो c का मान भी कैसा है बेटा? पॉजिटिव। c का मान भी कैसा है? पॉजिटिव। तो ये ग्राफ हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। सर काहे नहीं होगा? ये ग्राफ इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि देखो, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कल मैंने आपको बताया था कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये ग्राफ इधर अपन देखें तो यहां पर t कैसा होगा बेटा? इस साइड t पॉजिटिव होगा और इस साइड t कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। इस साइड बेटा t नेगेटिव होगा। तो बेटा टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। और ये नेगेटिव में भी ग्राफ है, नेगेटिव साइड भी, टाइम के नेगेटिव में भी ग्राफ है। तो यहां ग्राफ नहीं होना चाहिए इस साइड, है ना। अब जो t है वो नेगेटिव नहीं हो सकता।
नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। और यहां पर अपन देखेंगे तो यहां पर m का मान पॉजिटिव दिख रहा है, यस सर, रेखा प्लस x की तरफ झुकी हुई है। c का मान कैसा है, ये भी पॉजिटिव है, c का मान पॉजिटिव है, c का मान भी पॉजिटिव है, m का मान भी पॉजिटिव है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा भाई, सेकंड वाला विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड वाला विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इन दोनों में बस फर्क क्या है, सेकंड वाले में ना इतना ग्राफ दिया हुआ है, इधर का नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो एक और प्यारा सवाल, फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगले सवाल में फिर से आप इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है ना, और सब चीजें अभी आप रहने दो। एक, अगर किसी कण की गतिज ऊर्जा के बराबर, वैसे तो आप जानते हैं जो गतिज ऊर्जा है के, गतिज ऊर्जा है के, इसको अपन हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। यहां m क्या होता है, द्रव्यमान, और v क्या होती है बेटा इसकी चाल। ठीक है, m कण का द्रव्यमान है, v कण की चाल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ गलत है, निम्न में से कौन सा ग्राफ गलत है। ठीक है, तो मेन चीज यही है कि अपन को ये ढूंढना है अपन को ग्राफ देखना है कि इनके हिसाब से ये क्या बनाए हुए हैं। ठीक है, तो देखो फिर से वही बात, पहले ग्राफ की अगर अपन बात करें तो यहां पर लिखा हुआ के किसकी जगह लिखा हुआ है, बाई की जगह, और वी स्क्वायर लिखा हुआ है किसकी जगह बेटा, एक्स की जगह, एक्स की जगह। अब चेक करो ये ग्राफ सही है गलत है, चेक करो, पहले पहले वाले को चेक करिए। सर छुट्टी करो, देखो क्या बालक हैं, क्लास शुरू हुआ नहीं, छुट्टी करो। तो के की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा, बाई, पहले वाले केस में, पहले वाले की बात कर रहे हैं अपन, पहले वाले केस की, 1/2 m, और वी स्क्वायर की जगह, पूरा का पूरा वी स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा, x लिखा हुआ है। तो इक्वेशन बना y इज इक्वल टू 1/2 m इंटू एक्स, m इंटू एक्स। तो देखो यहां y की घात कितनी है सर, एक, x की घात कितनी है, एक, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, क्योंकि अपने चर क्या है, अपने चर k और v स्क्वायर हैं। ठीक है, तो ये द्रव्यमान m कैसा है, कांस्टेंट हुआ। तो ये किसका ग्राफ बना, एक सरल रेखा का ग्राफ है, y की घात एक, x की घात एक, तो ये ग्राफ किसका है बेटा, सरल रेखा का, और इसमें प्रवणता कैसी है, पॉजिटिव, c कितना है, 0। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें प्रवणता कैसी है बेटा, पॉजिटिव, और c कितना है बेटा, 0। देखो मूल बिंदु से रेखा गुजर रही है, तो बिल्कुल सही बात है, y इक्वल टू एम एक्स। वैसे अपन इक्वेशन क्या लिखते हैं बेटा इन जनरल, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर c बराबर 0 हुआ, c इज इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू कितना बचता है बेटा, सिर्फ एम एक्स, और c का मान अगर 0 है तो रेखा कहां से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। तो बिल्कुल सही है ये ग्राफ। अब दूसरे में क्या कह दिया, के नियत है, के नियत है, और ग्राफ किस किस के बीच में, m और v स्क्वायर के बीच में, m एंड v स्क्वायर के बीच में ग्राफ है। तो देखो अपना सेकंड ऑप्शन अगर अपन चेक करने चलें तो हमें इक्वेशन जो दी गई है वो k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब k तो कैसा बोला गया है सर, k को कांस्टेंट बोला है, k क्या है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1/2, 1/2। अब m किसकी जगह लिखा हुआ है सर, y की जगह, और v स्क्वायर किसकी जगह लिखा हुआ है, x की जगह। तो y की जगह m की जगह क्या लिखेंगे बेटा, अपन y लिखेंगे, और v स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे बेटा, v स्क्वायर की जगह लिखेंगे x। तो ये देखो इधर से बचा अपना कांस्टेंट, और ये कह रहे हैं x इंटू बाय अपॉन 2। अब 2 से भी यहां गुणा कर दो तो एक्स वाई इज इक्वल टू कुछ नया कांस्टेंट आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू कुछ नया कांस्टेंट आ जाएगा, कोई दूसरा।
कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर कांस्टेंट, ये हमने बताया था इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको हम बोलते हैं समकोणीय अतिपरवलय। समकोणीय अतिपरवलय तो क्या है? समकोणीय अतिपरवलय है, बिल्कुल है, बिल्कुल है बबुआ, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ये समकोणीय अतिपरवलय ही है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा? करेक्ट हो गया। अब चलिए अपन तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में भी नियत लिया है। क्या नियत है बेटा? भी नियत है। तो तीसरे ऑप्शन को अगर हम चेक करने चलें तो इक्वेशन तो हमारी वही है, k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। और यहां पर क्या नियत बोला है बेटा? v को कांस्टेंट बोला है। v नियत, m किसकी जगह है बेटा? x की जगह, k किसकी जगह है बेटा? y की जगह। तो k की जगह y लिखना, m की जगह x लिखना। देखो क्या ग्राफ बन रहा है। तो k की जगह अपन क्या लिखेंगे बेटा? y, k की जगह y लिखेंगे 1/2, m की जगह क्या लिखेंगे बेटा? x लिखेंगे। और v कैसा है? कांस्टेंट है। v कैसा है बेटा? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा बना है, y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 इंटू x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इंटू x एक ग्राफ है। तो ये किसका ग्राफ हो गया? y की घात 1, यस सर, x की घात कितना? 1। तो ये सरल रेखा का समीकरण आ गया बेटा। किसका? सरल रेखा का समीकरण। तो ये सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, और जिसमें c बराबर कितना है? 0। y इज टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करें तो c बराबर कितना आया? 0 आया। तो ये ग्राफ एक सरल रेखा होगी जो कहां से गुजरेगी? मूल बिंदु से। कहां से गुजरेगी बेटा? मूल बिंदु से। तो सरल रेखा है मूल बिंदु से गुजर रही है, गुजर रही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब फोर्थ ऑप्शन को अपन देखते हैं। ग्राफ है के में भी में। ग्राफ किस में? के एंड भी में। तो फोर्थ ऑप्शन अपन चेक करने चलते हैं बेटा। तो k इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर है। k किसकी जगह लिखा हुआ है बेटा? y की जगह, इज इक्वल टू 1/2। m कैसा है? कांस्टेंट। और v किसकी जगह लिखा हुआ है? x की जगह। सॉरी, m, अच्छा इसमें नहीं, इसको देख रहे थे। v किसकी जगह है बेटा? x की जगह। तो v की जगह हम x लिख देंगे, k की जगह y लिख दिया है। तो k की जगह y लिख दिया, v की जगह x लिख दो। v की जगह क्या लिख दिया बेटा? x लिख दिया। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, y इज इक्वल टू m/2 इंटू एक्स स्क्वायर। बताओ ये ग्राफ क्या बनेगा? सर ये ग्राफ परवलय बनेगा और जो y अक्ष की ओर खुलेगा। देखो, एक चर की घात कितनी है? एक। दूसरे चर की घात कितनी है बेटा? 2 है। दूसरे की घात कितनी है? 2। अगर एक चर की घात 1 है, दूसरे की घात 2 है, तो ये क्या बनेगा? परवलय। और किसकी तरफ खुलेगा? परवलय बनेगा। और ये प्लस y अक्ष की ओर खुलेगा, प्लस y अक्ष की ओर खुलेगा। प्लस y अक्ष की ओर खुलेगा ये ग्राफ। ठीक है, तो क्या ग्राफ दिया गया? ग्राफ परवलय नहीं है, तो परवलय है ही नहीं, परवलय है नहीं, तो ये गलत हो गया। ये परवलय है ही नहीं, तो ये गलत हो गया बेटा, है ना। और आपको यही बताना था कि कौन सा ग्राफ गलत है, कौन सा ग्राफ गलत है, तो ये वाला गलत हो गया। चलो, मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर होगी। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है ना, तो कल के लेक्चर की पूरी कहानी आपको क्लियर होगी। सर पहले आपने स्क्वायर क्यों नहीं लिया? मैंने स्क्वायर पहले इसलिए नहीं लिया बेटा, जैसे पहले वाले ऑप्शन की अगर आप बात करें तो बेटा यहां पर ये भी स्क्वायर है। भी स्क्वायर किसकी जगह लिखा है? एक्स की जगह। भी स्क्वायर ही एक्स की जगह लिखा है, तो पहले वाले केस में बेटा हमने भी स्क्वायर की जगह ही एक्स लिखा है। अब देखो ना, यहां क्या लिखा होता था? एक्स। अभी x की जगह क्या लिखा है? वी स्क्वायर। तो पूरे वी स्क्वायर की जगह बेटा आप x ही लिखेंगे। इस केस में यहां पर वी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ v है।
इस केस में यहां पर क्या है बेटा, सिर्फ v है यहां पर, तो v किसकी जगह लिखा हुआ है, x की जगह। तो इस केस में बेटा मैंने v की जगह क्या लिखा हुआ है, x लिखा है। अब v का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, चलिए, कितने बच्चों को ये चीजें क्लियर है? थम्स अप थम्स डाउन हो जाए एक बार। आज अब देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे फंक्शन की। अब देखो अपन इसके बाद पढ़ने जाएंगे बेटा अवकलन एंड समाकलन। ये आपने नई चीज सुनी होगी, इससे पहले चीज सुनी हुई नहीं होगी आपकी। अवकलन एंड समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन अपन करते किसका है या डिफरेंशिएशन हम करते किसका है, ठीक है, पहले अपन ये समझते हैं। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं बेटा किसी फलन का, किसी फंक्शन का। डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का, किसी फलन का, ठीक है। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन करो, तो किसका इंटीग्रेशन करोगे? किसी इंसान का पकड़ के इंटीग्रेशन कर दोगे क्या? आपसे कहा जाए कभी डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन किसका करोगे? अच्छा पहले बताओ कितने लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नाम सुने हैं? थम्स अप पर वोट करना। थोड़ा बहुत किसी को आइडिया, कुछ नाम सुना हो? किसी ने नाम सुना हो इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का? अच्छा एक चीज और, जो मैंने ये सवाल करवाया है ना, इसको एक बार आप घर पर फिर से करना और जहां पर अटको वहां सॉल्यूशन देख लेना। मैं कल आपको ये होमवर्क में देना चाहता था, फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं आप परेशान हो जाओगे। की का है यहां पर 4-4 ग्राफ आपको चेक करने थे, इसलिए मैंने होमवर्क में आपको नहीं दिया। अब एक बार मैंने बता दिया, अब इसको आप घर पर फिर से ट्राई करेंगे। ये आपका क्या है, गृह कार्य। गृह कार्य जिसको आप क्या कहते हो, होमवर्क, गृह कार्य, ठीक है। आप इसको ट्राई करेंगे घर पर जाके। 60% लोगों ने इनका नाम सुना है, नाम ही सुना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हमें पढ़ना है क्या, अवकलन समाकलन। अवकलन व समाकलन। अवकलन को कहते हैं डिफरेंशिएशन, समाकलन को कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है बेटा। अब अवकलन या समाकलन अपन किसका करेंगे? कोई रोड पर मोटरसाइकिल जा रही, तो मोटरसाइकिल का अवकलन करेंगे क्या? मोटरसाइकिल का समाकलन करेंगे क्या? तो हम कहेंगे नहीं। अवकलन या समाकलन अपन किसका करते हैं? फलन का। किसका? फलन का, किसी फलनवा का, फलन। तो पहले हमें ये सीखना होगा कि भाई साहब ये फलन होता क्या है। अवकलन समाकलन किसका करेंगे बेटा? फलन का। तो हमें पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि फलन क्या होता है, कि फलन क्या होता है। तो हमें पता करना होगा कि फलन क्या होता है। फलन क्या होता है, फलन क्या होता है, ठीक है। तो हम शुरुआत कर देते हैं सीधे फलन से। फलन अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेटा फंक्शन। और फंक्शन का मतलब ये नहीं कि शादी ब्याह हैप्पी बर्थडे, है ना।
फलन का मतलब ये नहीं होता है कि हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, ये नहीं है, वो फंक्शन वाला नहीं है कि हमारे घर में क्या फंक्शन है, क्या है, हमारे गर्लफ्रेंड की शादी है ना, वो वाला फलन नहीं है, शादी ब्याह वाला। तो होता क्या है सर, तो अपन सिंपल भाषा में कहें, सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा, सिंपल भाषा में तो हम कहते हैं फलन फलन दो चरों में संबंध होता है, दो चरों में संबंध होता है, दो चरों में संबंध होता है जिसमें से एक फलन, जिसमें से एक चर स्वतंत्र होता है तथा दूसरा चर परतंत्र होता है, दूसरा चर परतंत्र होता है, परतंत्र होता है। एक चर स्वतंत्र होता है तथा दूसरा चर कैसा होता है बेटा, परतंत्र होता है। यह दो चरों में संबंध होता है जिसमें एक चर क्या होता है, स्वतंत्र, दूसरा परतंत्र। जैसे अभी तक अपने जो चर चल रहे थे वो एक्स एंड वाई चल रहे थे, एक्स एंड वाई चल रहे थे। तो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो f का मतलब हो गया फलन, f का मतलब फलन। तो कहा जाता है कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं कि y x का फलन है, एक चर है y, वो किसका फलन है, x का फलन है। तो इसको हम पढ़ते हैं y x का फलन है, y x का फलन है। y क्या है बेटा, x का फलन है, ठीक है। तो x और y हो गए दो चर, तो इसमें से ये जो चर होता है x, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये होगा स्वतंत्र चर। स्वतंत्र का मतलब जिसका मान अपन अपनी मर्जी से ले सकें, जिसका मान अपन अपनी मर्जी से ले सकें कुछ भी। अभी मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा इसको। तो x स्वतंत्र चर हुआ। अब x का मान क्या है, उसके आधार पर y का मान आएगा। तो y हो गया यहां पर परतंत्र चर, गुलाम परतंत्र चर है, y क्या है, परतंत्र चर, ठीक है। अब हम जैसे जैसे फिजिक्स में जाएंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, तो जरूरी नहीं अपने चर x एंड y ही हों, है ना। अपन ने पहले भी देखा कि चर बदल जाते हैं, फिजिक्स में भौतिक राशियां आ जाती हैं, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से लिखा हो सकता है, ऐसे हो सकता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो इसको क्या पढ़ोगे, पहले आप ये बताओ, इसको क्या पढ़ोगे सर? इसको हम पढ़ेंगे कि y t का फलन है। इसको अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, कि जो y है वो f है t का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो y f है मतलब फलन है किसका, t का। तो y t का फलन है, y t का फलन है, ठीक है। तो इसमें से t का मान हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो t क्या होगा बेटा, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। और t का मान जो होगा उसके हिसाब से y का मान आएगा। y स्वतंत्र नहीं है, y क्या होगा बेटा, परतंत्र चर, परतंत्र चर। y का मान अपनी मर्जी से नहीं आएगा, y का मान किस पे निर्भर करेगा, t पर। तो y हो गया परतंत्र चर। अब इसको एक एग्जांपल से समझो तो क्लियर होगा। एग्जांपल अपन लेते हैं,
एग्जाम्पल। ठीक है, हमने कहा बाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स लिखा है, साइन ऑफ एक्स लिखा है। अब एक्स का मान है, एक्स का मान है कि हमारा मान 30 डिग्री हो, एक्स का ऐसा मान था हमारा मान 30 डिग्री हो। ठीक है, अब बाई सोच रहा है कि अच्छा एक्स का मान 30 है, एक्स का मान 30 है तो हमारा मान 60 होना चाहिए। ये बाई का मन है कि हमारा मान हम 60 ले लें, 60 ले लें। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि बाई बराबर 60 आएगा या नहीं आएगा। तो बाई इज इक्वल टू साइन, एक्स का मान कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो बाई इज इक्वल टू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2। तो बाई का मन तो था 30 आने का, लेकिन आ कितना पाया 1/2। तो बाई अपने मन से आ रहा है क्या? अपने मन से बाई नहीं आ रहा है। एक्स हम रखेंगे उसके अनुसार बाई आएगा, तो बाई क्या हुआ बेटा? एक परतंत्र चर हुआ। इसी तरीके से यहां पर ही हम एक्स का मान कितना ले लेते हैं? एक्स का मान ले लेते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री अपने मन से। एक्स का मन था 45, हमने कहा आओ ठीक है एक्स 45 ले लो, एक्स 45 ले लो। अब बाई ने कहा कि हम 50 आएंगे, एक्स 45 है, एक्स 45 है तो हम 50 आएंगे। तो अपन देखते हैं, तो बाई इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? साइन, और x की जगह हमें कितना लिखना है? साइन ऑफ x था ना, तो इस x की जगह हमें कितना लिखना है? 45। तो x की वैल्यू हमने 45 लिखा, तो बाई की वैल्यू 1/√2 आनी पड़ी, 1/√2 आनी पड़ी। बाई का मन नहीं चल रहा है, बाई की मर्जी नहीं चल रही है, बाई की मर्जी नहीं चल रही है। यहां पर बाई को कितना आना पड़ा? 1/√2। तो बाई कैसा? एक परतंत्र चर है, परतंत्र है, अपने मन से नहीं आ पा रहा है। एक एग्जाम्पल और देखो, हमने कहा बाई इज इक्वल टू एक्स की घात 3 है, बाई इक्वल टू एक्स की घात 3। ये आपका फलन दिया गया है कि बाई बराबर एक्स की घात 3। अब हमने क्या किया? x का मान ले लिया कितना? 2, x का मान 2 ले लिया। बाई ने कहा x का मान 2 है तो हम 4 आएंगे, x का मान कितना है? 2, तो हम 4 आएंगे। x का मान 2 है तो हम 4 आएंगे। देखते हैं 4 आ पाता है कि नहीं आ पाता है। तो बाई बराबर हमने 2 लिखा, तो इस इक्वेशन में बाई इज इक्वल टू x बराबर हमने क्या लिखा? 2। तो x बराबर हम 2 ले रहे हैं, तो x की जगह कितना रख दो बेटा? 2 रख दो। x की जगह कितना रख दो? 2 रख दो। और ठीक है, x की जगह 2 रखा, घात 3 है तो 3 लगा दो, तो इसका मान कितना आया? 8 आया। बाई का मन था कितना? 4 आने का, 4 आने का मन था, लेकिन बाई कितना आया? 8 आया। बाई की मर्जी नहीं चल रही है, बाई की मर्जी चल ही नहीं रही है। ठीक है, इसी केस में हम कहें कि x का मान हमने लिया -2, -2। ठीक है, अब बाई का मान है कि हम 8 आएंगे। जब इसने 2 लिया था ना x का मान, तब कितना आया था? तब कितना आया था? 8। तो हम फिर से 8 आएंगे, फिर से 8 आएंगे। लेकिन बाई इज इक्वल टू x की जगह आपने कितना रखा है? -2। x की जगह क्या लिखा है बेटा? -2, और उसकी घात 3। तो 2 की घात -3 करोगे तो इसका मान -8 आएगा। बाई को -8 आना पड़ेगा, बाई की मर्जी नहीं चल रही है, बाई को -8 आना पड़ा, -8 आना पड़ा। ऐसे ही x बराबर हम ले लेते हैं 4, तो बाई का मान कितना आएगा? बाई का मान x की जगह कितना रखो? 4, x की जगह कितना रखा? 4, 4 की घात 3, तो इसको 64 आना पड़ा बेटा, 64 आना पड़ा। x बराबर हम ले लेते हैं कितना बेटा? x बराबर हम ले लेते हैं 5 या -5। तो बाई इज इक्वल टू कितना होगा? बाई इज इक्वल टू एक्स की जगह कितना रख दो बेटा? -5, और इसकी घात कितनी है? 3। तो इस बाई का मान 125 माइनस के 125 आना पड़ा। तो x को तो जो मन कर रहे हैं हम वो रख रहे हैं। x ने कहा 2 रख दो, 2 रख दिए, x ने कहा 5 रखो, 5 रख दिए, x ने कहा 4 रखो, 4 रख दिया। x का मान हम अपने मन से ले पा रहे हैं, बाई का मान हम अपने मन से नहीं ले पा रहे हैं।
बाई एक परतंत्र चर हो गया भैया, गुलाम है भाई। तो मुझे उम्मीद है समझ गए होगे कि दो चर हैं एक्स एंड वाई, दो चर है एक्स एंड वाई, इनमें कुछ रिलेशन है, इनमें कुछ संबंध है, ठीक है। अब इसमें से एक्स का मान हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, एक्स का मान हम अपनी मर्जी से ले पा रहे हैं, तो ये स्वतंत्र चर हुआ। लेकिन बाई का मान अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है, बाई का मान उस हिसाब से आ रहा है कि आपने एक्स क्या लिया, एक्स बदल दिए बाई का मान बदल गया, एक्स बदल दिए बाई का मान बदल गया, तो बाई एक परतंत्र चर है। आई थिंक इस स्वतंत्र और परतंत्र चर का मतलब आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए अब जैसे हमने कहा जो फलन के प्रकार, फलन कितने प्रकार के होते हैं, फलन क्या होता हमने ये समझा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फलन के प्रकार। फलन के प्रकार कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो फलन मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं। फलन कितने प्रकार के, पांच प्रकार के। इसमें से चार अपने काम के हैं, एक फिजिक्स में उतना काम नहीं आता है, आप गणित में पढ़ेंगे। एक फिजिक्स में उतना काम नहीं आता है, आप किस में पढ़ेंगे, गणित में पढ़ेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे सिंपल वाला, इसको अपन कहते हैं लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन, और जिसको सिंपल भाषा में अपन क्या कह देते हैं, लॉग फंक्शंस। लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, जिसमें लॉग आ जाए, जिसमें लॉग आ रहा है वो लघुगणकीय फलन। पहचान करना है अपन को, पहचान। तो सबसे आसान यही होता है पहचानना, लघुगणकीय फलन, लॉग फलन, ठीक है। ये कैसा होगा देखने में, हमने कह दिया बाई इज इक्वल टू समथिंग लॉग ऑफ एक्स, या हमने कुछ ऐसे लिख दिया बाई इज इक्वल टू समथिंग लॉग ऑफ टी, कुछ भी। तो जिसमें लॉग आ रहा है, लॉग लिखा हुआ है, वो लघुगणकीय फलन हो गया। तो उसकी पहचान तो बहुत आसान, इसके माथे पे लिखा है, माथे पे लिखा है कि हम कौन से फलन है। कभी लॉग लिखा हुआ, ओ तुम लघुगणकीय हो, तुम लघुगणकीय हो। फिर दूसरा आता है बेटा त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, ये भी बहुत आसान पहचानना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे बाई बराबर क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, या बाई इज इक्वल टू कॉट एक्स हो गया, बाई इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स हो गया, बाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स हो गया। तो साइन कॉस टेन कॉस एक्स, ये सब क्या हुए बेटा, त्रिकोणमितीय फलन। तो बेटा इनके माथे पे लिखा हुआ है, ये इनसे भी अपन फैमिलियर हैं, ये भी अपने गांव के ही फलन है, ये हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। लघुगणकीय में लॉग लिखा होगा, और त्रिकोणमितीय फलन तो अपन जानते हैं, साइन कॉन्स्टेंट, साइन कॉन्स्टेंट, तो ये भी अपन को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अब देखो तीसरे वाले फलन हम कह देते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो ये भी पहचानना बहुत आसान है। त्रिकोणमितीय जैसे होंगे कुछ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय लिखा है, त्रिकोणमितीय जैसे होंगे कुछ। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं बाई इज इक्वल टू साइन, और इसमें इनवर्स लगा होता है, साइन इनवर्स एक्स,
साइन की घात -1। अब साइन की घात -1 हो गया तो ये त्रिकोणमितीय तो नहीं है, घात -1 आ गया, तो इनको कह देते हैं हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। y बराबर साइन एक्स, ये हम कहें y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हम कहें y इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स। तो जिनमें इनवर्स लगा होता है इनको हम कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका अंग्रेजी में नाम ही यही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये लॉग फंक्शन हो गया, लॉग, ये त्रिकोणमितीय, इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक। इंग्लिश में भी लिख दूं सर, लिख दो, क्या जाता मास्टर तेरा, तो उनका लिख देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें से ये वाली जो चीज है ये हमारे काम की नहीं है ना, ये फिजिक्स में उतने काम के नहीं है, फिजिक्स में उतना काम नहीं आते। अब फिजिक्स में उतना काम नहीं आते हैं तो हम इनको उतना भाव भी नहीं देंगे, हम इनको उतना भाव भी नहीं देंगे। बस एक बार हमने इनको देख लिया, ओ इनवर्स लगा है तुम में, तो तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब बस तुम यहीं रहना, आज के बाद हमसे मिलना नहीं, टाटा बाय बाय, ब्रेकअप कर लेंगे इनसे अपन। ये अपने काम के, ये अपने काम के, तो ये 3 हुए। चौथे की हम बात करें तो इनको बोलते हैं चरघातांकी, चरघातांकी, चरघातांकी फलनवा, फलन। सर अंग्रेजी में क्या कहे से इनको, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, चरघातांकी। अब इसका संधि विच्छेद कर लो, समझ में आ जाएगा कि फलन कैसा होगा। चर घात अंक की, चर घात अंक की, है ना, इसको डिकोड करो, इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका मतलब हो गया चर घात, चर प्लस घात प्लस अंक की, अंक की, चर घातांकी। चर घात किसकी, किसकी चर घात, अंक की। हमारा चर कौन क्या है, स्वतंत्र चर, हम x लेके चल रहे थे, x लेके चल रहे थे, तो देखो हमने y इज इक्वल टू कह दिया 4 की पावर x। 4 क्या है बेटा, एक अंक है, 4 क्या है बेटा, एक अंक है, और उसकी घात x है, x क्या है, चर, x क्या है बेटा, चर। तो चर घात है किसकी, किसकी घात, अंक की, तो चर घातांकी फलन। और एग्जांपल सर, हमने कहा कुछ भी ले लो, हमने कहा y इज इक्वल टू 2 की पावर x सर, और हमने कहा y इज इक्वल टू पाई की घात x। पाई क्या होता है, संख्या है, 22/7। व्हाट इज पाई, पाई इज अ संख्या, कितना, 22/7। फिर y इज इक्वल टू e टू दी पावर x। e भी क्या होता है बेटा, एक संख्या होती है जिसका मान कितना होता है, 2.7। जैसे नहीं, मैंने नहीं बोला था कि ln क्या है, ln, तो इसको हम कहते हैं log एट बेस e, log e बेस पर। e क्या होती है बेटा, एक संख्या जिसका मान होता है लगभग 2.7, है ना, e का मान लगभग 2.7 के आसपास ले लिया करो, 2.7, कभी जरूरत पड़े तो ये संख्या, जैसे पाई क्या है, पाई भी एक संख्या है जिसका मान कितना है, 22/7 है
है ना, 3.14 है ना। तो ये 4 क्या है, अंक है, 2 क्या है, अंक है, पाई क्या है, अंक है, ई क्या है, अंक। अब अंक की घात क्या है, 4 है, तो 4 घातांकी, 4 घातांकी। अब 5वें नंबर पर अपन बात करें तो वो फलन जिसके में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, जिसको अपन कहते हैं बीजगणितीय फलन। बीज गणितीय फलन, बीजगणितीय फलन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, अंग्रेजी में मास्टर इसको कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक है सर। अब इनकी क्या पहचान, इनकी क्या पहचान, कैसे पहचानेंगे, तो हम कहेंगे इसका उल्टा, इसका उल्टा। सर इसका उल्टा कैसे, हम क्या, देखो यहां पर क्या लिखा है, अंक की घात चर है, अब यहां हो जाएगा चर की घात अंक। y बराबर, y बराबर, y बराबर x की घात 4। और एग्जाम्पल हमने कहा y इज इक्वल टू कुछ भी x की घात 1/2, चर की घात कोई अंक है। और फलन हम कहा y इज इक्वल टू कुछ भी x की घात -2/3, -2/3। और क्या हो सकता है, हमने कहा कुछ भी y इज इक्वल टू x की घात पाई। तो यहां पर उल्टा हो गया, यहां पर अंक की घात 4 है, यहां पर चर की घात अंक हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, चर की घात अंक हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा बात को, ठीक है। कुछ भी हमने कहा y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, इधर हमने लिख दिया 3 रूट के अंदर x। इसका मतलब जानते हो क्या होता है कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी हुई है, रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है कि संख्या x है और x की घात 1/3, x की घात कितना, 1/3। समझ गया बेटा बात को, x की घात 1/3 है ना, रूट के अंदर। जैसे ये अपना रूट x है ना, अपन ऐसे लिखते हैं, रूट x लिखा, तो यहां पर कोई संख्या नहीं लिखी होती ना, तो अपने आप यहां 2 मान लिया जाता है। सिर्फ रूट लगा हुआ है तो यहां पर 2 मान लिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं x की घात 1/2 है ना। कभी ऐसा लिखा है, इधर 5 लिखा है, इधर x लिखा है, तो इसका मतलब हुआ x की घात 1/5, x की घात 1/5। ठीक है बा, हाँ सर ठीक है बा। तो ये 5 प्रकार के फलन हैं अपने, इसमें से जो अपने काम के हैं वो लघुगणकीय, त्रिकोणमितीय, ये अपने काम का नान है। इससे हम ब्रेकअप कर चुके हैं, टाटा बाय बाय। फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इन 5 में से जो 4 जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, हम इनका समाकलन पढ़ेंगे, इनका अवकलन करेंगे। हम समाकलन किसका करेंगे, फलन का। अवकलन किसका करेंगे, फलन का। फलन कौन से, 4 इनवर्स वाले हमें जरूरत नहीं पड़ती है। चलो मास्टर ठीक ही है, तू जो कह रहा है। कहा धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। अब इसके अलावा और जो फलन बनेंगे वो कहां से आएंगे, और फलन कहां से आएंगे, तो हमने कहा इनको ही मिला के बनेंगे। और जो फलन है, अन्य फलन इनको मिला के ही बनते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं नोट कि अन्य फलन, अन्य फलन इन फलनों को मिला के ही बनते हैं, इन
फलनों को मिलाकर बनते हैं, मिलाकर बनते हैं। इनको मिलाने का मतलब क्या हुआ? तो सर हम इनको कभी जोड़ देंगे, कभी घटा देंगे, कभी गुणा कर देंगे, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें, हमने कहा एक फलन है y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये कौन सा होगा त्रिकोणमिति? हमने इसमें जोड़ दिया लॉग। तो एक त्रिकोणमिति फलन है, एक लॉग फलन है, हमने इनको जोड़ दिया तो नया फलन बन गया। चाय अब तो ठंडी हो गई होगी, मैं भूल गया बेटा, कोई बात नहीं, चाय पीने के लिए जिंदगी पड़ी है। हमने कहा जैसे एक्स स्क्वायर लिखा प्लस ई टू दी पावर एक्स लिख दिया, तो ये बीजगणितीय फलन है और ये चरघातांकी फलन है, इनको जोड़ दिया। कभी क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे। y इज इक्वल टू हमने ऐसे लिख दिया tan ऑफ x इंटू log ऑफ x, इनका गुणा कर दिया। कभी हम क्या करेंगे, इनका भाग कर देंगे। y इज इक्वल टू कुछ भी साइन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, भाग कर दिया। कभी अपन क्या करेंगे, अन्य फलन बनाने के लिए बस यही जोड़ना, घटाना, गुणा करना, दो ही नहीं और भी ले सकते हैं अपन। जैसे y इज इक्वल टू हमने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर x माइनस साइन एक्स बटे लॉग एक्स। तो अन्य फलन इन्हीं को कभी जोड़ देंगे, कभी घटा देंगे, कभी गुणा कर देंगे, ऐसे बनते जाएंगे। जैसे हमने कहा y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका वर्ग कर दो, तो ये क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स। और क्या कर सकते हैं, हमने कहा जैसे y इज इक्वल टू है, हमने कहा रूट लगा दो, रूट कॉस एक्स का मतलब हो गया कि फलन कौन सा है, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, इसकी घात कितनी है भाई साहब, 1/2। तो अन्य फलन ऐसे ही बनते जाएंगे, बरोबर। चलिए ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कुछ y इज इक्वल टू, एक फलन है अपना, ये फलन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी घात 3, ऐसे आपको कोई फलन दे दिया है, अब हम आपसे कहते हैं कि y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान x इज इक्वल टू √2, चलो x इज इक्वल टू √3 पर ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब समझते हैं, टेस्ट में भी बेटा ऐसा सवाल मिलेगा एक, y का मान x बराबर √3 पर ज्ञात कीजिए, बताओ इसका मतलब क्या, उसका मान क्या आएगा। तो एक बड़ी सिंपल सी चीज होती है, y का मान निकालना है। सर क्या पढ़ा रहे हो बेटा, हम बालाजी पढ़ा रहे हैं, बालाजी नहीं जानते हो, बालाजी तो इसका मतलब बेटा सिंपल से है ना, कि आपको क्या करना है, इस समीकरण में x की जगह कितना रख देना है, √3/2। तो y इज इक्वल टू जो x है उसकी जगह क्या लिख दो, सॉरी x की जगह लिख दो √3। तो x जहां जहां x लिखा है, यहां पर √3 लिख दो, -1 अपॉन जहां जहां x लिखा है वहां पर क्या लिख दो, √3।
सिमिलर सवाल आपको टेस्ट में मिलेगा। देखो पेपर आउट हो गया भाई, लीक हो गया, लीक। ये √3 का वर्ग कितना हो गया, 3 माइनस 1/√3 का वैल्यू 1/3 होल स्क्वायर। इसको घटाओगे तो ये कितना आ गया, 3 × 9 - 1 8/3। 8/3। अब 8 की घात 3 कितना होता है, 8 × 8 = 64। 64 × 8 कितना हो जाएगा, 512। 512/27। तो बड़ी आसान चीजें होती हैं, इनके लिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कुछ आपको फलन ऐसे दिया है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, y बराबर साइन ऑफ x। ये आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब हमने कहा कि आपको क्या ज्ञात करना है, आप y का मान x बराबर 10x पर ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सा फलन पकड़ो, क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। बस x की जगह क्या लिख देना है, x बराबर क्या लिखना है, 10x। x बराबर क्या लिखना है, 10x, खत्म बात। इस संडे को टेस्ट है आपका, तो x की जगह क्या लिख देना है बेटा, 10x। x की जगह क्या लिख देना है बेटा, 10x। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा। हमने कहा एक एग्जाम्पल देखो, हमने कहा y इज इक्वल टू कुछ x² माइनस लॉग ऑफ x प्लस क्या ले लू, बताओ, 2 की पावर x। अब हमने आपको कहा कि y का मान x बराबर 3 पर ज्ञात कीजिए। x बराबर 3 पर ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा, जहां जहां पर x है वहां क्या लिख दोगे, 3। वैल्यू बताओ कितनी आ गई, तो y इज इक्वल टू x क्या लिख दोगे, 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 3 प्लस 2x की जगह फिर यहां पर भी क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, खत्म बात, થઈ ગયો। यस, बस इतनी सी बात है भाई, इतनी सी बात है। चाहे जितना उल्टा सीधा मान बना रहे, बस आपको यही करना है। अब देखो, इनका थोड़ा रूप भी बदल सकता है। जैसे हम अभी y इक्वल टू लिख रहे थे, तो y क्या x का फलन था, तो ऐसे लिख देंगे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x कि x का कोई फलन है, और हमने फलन लिख दिया साइन स्क्वायर x। अब आपसे ऐसा कह सकते हैं, f ऑफ π/6 ज्ञात कीजिए। थोड़ा घुमाने की कोशिश करेंगे, ज्ञात कीजिए।
तो आपको घूमना नहीं है, आप पृथ्वी थोड़ी ना है कि घूम जाओगे। सिंपल सी। इनमें क्या फर्क पड़ा कि पहले हम कह रहे थे कि x बराबर इतने पर मान ज्ञात करो, सीधा लिख रहे थे कि x बराबर इतने पर मान ज्ञात करो। अब इन्होंने सीधा नहीं लिखा, इन्होंने घुमा फिरा के लिखा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x दिया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि f ऑफ पाई बाई 6 ज्ञात करो, तो इन्होंने क्या कर दिया, x की जगह क्या लिख दिया, पाई बाई 6। इन्होंने x की जगह क्या लिख दिया है बेटा, पाई बाई 6 लिख दिया। देखो देखो, यहां f ऑफ x है, ये था। अब इन्होंने कहा f ऑफ पाई बाई 6, मतलब क्या किया है, इसमें क्या डिफरेंस किया, तो सर x की जगह पाई बाई 6 लिख दिया। तो हम कहेंगे ओ माय गॉड, बस इतना सा है। तो f ऑफ पाई बाई 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या है, साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर है, और x की जगह क्या लिख दो, पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब कितना हो जाता है, 30 डिग्री। पाई बाई 6 मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो f ऑफ पाई बाई 6 इसका मान कितना आ जाएगा, f ऑफ पाई बाई 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 6। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 6 है, साइन पाई बाई 6 है मतलब साइन 30 है, साइन 30। पाई बाई 6 जगह क्या लिख सकते हैं, 30, और इसका स्क्वायर है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, है ना। कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। हमने एक फंक्शन लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x माइनस 3 की पावर x। ये f ऑफ y नहीं दिया है ना, y लिखा हो सकता है, या y की जगह लिख देंगे f ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है कि ये x का फलन है, x का फलन है, बरोबर। और आपसे कह देंगे फाइंड आउट, आपसे इंग्लिश में बोला इस बार, फाइंड आउट f ऑफ, फाइंड आउट f ऑफ आलिया, फाइंड आउट f ऑफ आलिया, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, बड़ी सिंपल सी चीज है। ये कह रहे हैं फाइंड आउट f ऑफ आलिया, तो यहां f ऑफ x है, यहां x की जगह क्या लिख दिया, आलिया। यहां x की जगह क्या लिख दिया भाई, आलिया लिख दिया। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम तो और खुश हो गए कि f ऑफ आलिया इज इक्वल टू, जहां जहां x दिख रहा है, देखो f ऑफ x था, यहां f ऑफ आलिया, तो x की जगह क्या लिखा है, आलिया। तो जहां जहां पर x है, जहां जहां पर x है वहां आलिया लिखते जाओ। तो एक्स स्क्वायर मीन्स आलिया का स्क्वायर, प्लस लॉग ऑफ x मतलब लॉग ऑफ आलिया, माइनस 3 का पावर x, तो 3 का पावर आलिया। बोलो समझ आ लिया कि नहीं आ लिया, आप सभी को ये बात समझ आ ली या नहीं आ ली, खत्म बात। बोलो भाई। अब हम बात करते हैं अवकलन एंड समाकलन, क्योंकि हमने फलन के बारे में क्यों जानकारी ली, क्योंकि हम अवकलन किसका करेंगे, फलन का, समाकलन किसका करेंगे, फलन का। फलन क्या हो गए, जैसे x की घात अंक, x की घात अंक, अंक की घात x, अंक की घात x, log x, साइन, कोस, टेन, है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, सर त्रिकोणमितीय फलन, इसको क्या कहते हैं, लॉग फलन। ए अंक की घात चर, तो चर घात अंक की, चर घात अंक की, चर घात अंक की। और ये बीजगणितीय फलन उसका उल्टा, चर की घात अंक बीजगणितीय फलन। ओके चलिए, तो हमें इन्हीं का अब अवकलन करना है, इन्हीं का अब समाकलन करना है। तो अपन शुरुआत करते हैं अवकलन से, अवकलन,
है ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं मैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा अवकलन। अवकलन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेटा, अभी तक मैंने ऐसा एक पन्ने पर सिर्फ हेडिंग कभी नहीं लिखा, अभी लिख रहा हूं पहली बार। इसका मतलब दिस इज भयंकर, दिस इज भयंकर भयंकर इंपॉर्टेंट चीज, महा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, महा इंपॉर्टेंट चीज डिफरेंशिएशन। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है अवकलन समाकलन, ये इंपॉर्टेंट का पापा, इंपॉर्टेंट का बेटा पापा। एक एक सवाल में आपको दो दो बार तीन तीन बार अवकलन करना पड़ेगा। एक सवाल में आपको एक एक बार दो दो बार तीन तीन बार अवकलन करना पड़ेगा, और ये फिजिक्स के पहले ही अध्याय से स्टार्ट हो जाएगा। ये मान लो फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होगी अवकलन से। तो अगर आपको अवकलन नहीं आता तो ढंग से सीखना, और अभी आता भी नहीं होगा क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है। हाँ, ये कह सकता हूं कि अगर आपको अवकलन समाकलन नहीं आया, आपकी जान पहचान अवकलन समाकलन से नहीं हुई, तो बेटा फिजिक्स कभी नहीं सीख पाओगे। फिजिक्स कभी नहीं सीख पाओगे, समझ रहे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं अपन? स्टार्ट करते हैं। अवकलन, डिफरेंशिएशन, अवकलन। तो सर ये होता क्या है, परिभाषा बताओ, इससे हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? तो हम कहते हैं अवकलन से हमें, अवकलन से हमें फलन के परिवर्तन, फलन के परिवर्तन की दर, फलन के परिवर्तन की दर मिलती है, मिलती। अवकलन से हमको क्या मिलता है? फलन के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, फलन के परिवर्तन की दर। क्योंकि अवकलन किसका करेंगे? फलन का। हम जिसका भी अवकलन करेंगे उसके परिवर्तन की दर मिल जाएगी। आलिया का अवकलन करेंगे तो आलिया के परिवर्तन की दर, आपका अवकलन करेंगे तो आपके परिवर्तन की दर। ठीक है, अब देखो इसको लिखा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, समझिए समझिए। ठीक है, हम किसी भी चीज की दर कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी चीज की हमें अगर दर ज्ञात करना है, ध्यान से सुनना, तो हम दर ज्ञात करते हैं बेटा भाग करके। ठीक है, हमने कहा हमने 6 पेन लिए, 6 पेन लिए, कितने के? 72 रुपए के, 72 रुपए के। तो हम आपसे कहें एक पेन की दर, एक पेन की दर बताइए, एक पेन की दर ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे दर? बताओ बेटा, एक पेन की दर। बताओ बेटा, कितनी आई? कितनी आई से ज्यादा है कि कैसे आई?
ये चीजें सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूं। ये चीजें किसके लिए? सिर्फ समझने के लिए, फील लाने के लिए। समझने के काजे, काजे मतलब लिए, समझने के लिए। हमने कहा 6 पेन कितने रुपए के बाहर, तो 1 पेन कितने का आया? तो 1 पेन की अगर हमें दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है, 1 पेन की दर, 1 पेन की दर, रेट पता करना है, रेट पता करना है। तो हम कहेंगे 72 बटे 6। बेसिकली हमने क्या किया? भाग दिया है, 12 रुपए आ जाएगा, 12 रुपए, 12 रुपए आ गया। ठीक है, तो हमको एक चीज समझ में आई, यहां से हमको एक चीज समझ आई कि अगर हमें किसी भी चीज की दर ज्ञात करनी, कोई भी चीज, हम 10 आम लेके आए, 10 आम लेके आए, कितने रुपए के? 200 रुपए के। तो 1 आम कितने का? 1 आम की दर, 1 आम की दर कितनी हो गई? 200 बटे 10, 200 बटे 10। बात क्लियर है? अब हम कह रहे हैं, हमें ये समझ में आई कि दर के लिए, दर ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, दर ज्ञात करने के लिए हम भाग करते हैं, हम भाग करते हैं। ये बात पता चली? यस सर, पता चली। अब हम आपसे कहें ऐसे कि बाई की दर ज्ञात कीजिए एक्स के सापेक्ष, बाई की दर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए एक्स के सापेक्ष। तो आप क्या कहेंगे? बाई की दर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? बाई की दर ज्ञात करने के लिए अपन क्या कहेंगे? जो दर है, दर, इसको हम ऐसे लिख देंगे, बाई बटे एक्स, भाग करेंगे। भाई दर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? दर ज्ञात करने के लिए, दर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो बाई बटे एक्स हो गया। हाँ मास्टर तू सही कह रहा है, मास्टर तू सही कह रहा है। बाई की दर ज्ञात करना है एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो भाग किससे देंगे? एक्स से, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बाई का मान बाई टू माइनस वाई वन, बाई टू माइनस वाई वन, और एक्स का मान लिख दिया एक्स टू माइनस एक्स वन। सर ये क्या किया है? बाई को ऐसे क्यों लिख दिया? बाई को ऐसे क्यों लिख दिया? तो हमने कहा देखो, फिजिक्स में हम क्या करेंगे? भौतिक राशियां पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? भौतिक राशियां, वेग, त्वरण, विस्थापन, दूरी इत्यादि। अब किसी भी राशि का अपन क्या करते हैं? मापन करते हैं। किसी भी राशि का अपन क्या करते हैं? मापन करते हैं। तो मान कैसे ज्ञात करते हैं कि कितना मान हुआ? तो हम कहेंगे अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? रीडिंग कैसे लेंगे? प्रेक्षण कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, है ना। इसको एक एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल से समझो। तुम्हारे पास एक गाड़ी है हीरो होंडा, हीरो होंडा। अभी तो हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई, ठीक है, लेकिन जाने दो, है ना। हीरो होंडा ले आया, हीरो होंडा गाड़ी है। अब तुम्हारा दोस्त आया, बोला कि भाई भाई थोड़ा मोटरसाइकिल दो ना, मोटरसाइकिल दो ना, हम बाजार जा रहे हैं दवाई लाने, लोमोफेन दस्त लग रहे हैं, बाजार जाए ना दवाई लाने। तो तुमने बाइक दे दी, तुमने बाइक दे दी। अब तुम्हें चाहते हो कि ये वास्तव में दवाई लेने जा रहा है या किसी को घुमाने जा रहा है, किसी को घुमाने जा रहा है। तो तुमने क्या किया कि जब आपकी बाइक दी तो उसकी रीडिंग होती है ना, वो रीडिंग नोट कर ली। चलो कितनी? 2240 किलोमीटर चली थी आपकी गाड़ी, 2240 किलोमीटर आपने चली थी। तो आपने प्रारंभिक रीडिंग लिख ली, ये इनिशियल वैल्यू है,
ये रीडिंग है, या आप ये रीडिंग है इनिशियल, है ना। अब आपने बाइक दे दी तो वो आपका दोस्त फटफटिया लेके फरार। वो हाईवे वाले मैकडोनल्ड पे जा रहा है, हाईवे वाले मैकडी पे जा रहा है, बर्गर खाने साथ में घूम रहा है, फिर रहा है, पता नहीं क्या आलू पेटीज खा रहा है। फिर जब शाम हुआ तो उसने कहा कि भाई थैंक यू, हम घर पे जाके आंख लग गई थी, सो गए थे, तबीयत खराब है ना, दस्त लग रहे थे ना, तो हमने दवाई खाई, हम दवाई खा के सो गए थे, इसलिए हम गाड़ी थोड़ा लेट ला पाए। आपने कहा ओके कोई बात नहीं। अब जब वो घर गाड़ी देने आए तो आपने रीडिंग देखी, इसकी रीडिंग है 2380 किलोमीटर। 2380 किलोमीटर ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा चलवा दे, चलो कम चलवा देते, पेट्रोल महंगा है। 2995 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने फिर से वैल्यू नोट की, ये फाइनल रीडिंग है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको ये रीडिंग लिखनी है, आपको पता करना कि आपके दोस्त ने कितनी गाड़ी चलाई, आप चेक कर रहे हो, तो आप कैसे लिखोगे? जब ये देने आया तो 995 चली थी, और जब हमने इसको गाड़ी दी थी तो 2240 किलोमीटर चली हुई थी, 2240 किलोमीटर चली हुई थी। तो आपने मान लिख लिया, इनका अंतर ले लिया, इसका अंतर कितना आ गया? 55। कितना चला के आ गया ये पगला? 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर ये दवाई लेने गया था दस्त की, 55 किलोमीटर गाड़ी चला के आ गया। मेरा उद्देश्य यहां पर बताने का ये है कि जब आपने वैल्यू निकाली, जब आपने मान निकाला कि इसने कितनी दूरी तय की, तो आपने क्या लिखा? फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, अंतर लिया, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, ठीक है। इसको हमने फाइनल इनिशियल बोला। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कि शुरुआत की रीडिंग आपने नोट कर ली R1, बाद की रीडिंग आपने नोट कर ली R2, तो रीडिंग कैसे लिखा? R2 माइनस R1। तो जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, भौतिक राशि का मान नापते हैं, तो अपन क्या करते हैं? फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान करते हैं, बरोबर। ऐसे कोई भी राशि हो, बरोबर, ठीक है। हम आपसे पूछें कि आपकी क्लास का ड्यूरेशन क्या है, कितने घंटे की क्लास होती है? तो आप कहेंगे सर हमारी क्लास का अंतिम टाइम है 5:45 और शुरू होती है 4 बजे। जब आप इनको घटाओगे तो ये निकल के आएगा 1 घंटा 45 मिनट। तब ये निकल के आएगा बेटा कितना? 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो अपन को क्लास का ड्यूरेशन निकालना है कि कितने टाइम की क्लास है। तो अपन क्या करेंगे? टाइम का अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, आप इसको कह सकते हैं T2, इसको कह सकते हैं T1। तो जो हम टाइम निकाल रहे हैं वो T2 माइनस T1। और ये भी जानते हैं आप कि जो अंतर है, अंतर को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा T। जो T2 माइनस T1 है, ये अंतर है, अंतर को हम डेल्टा से प्रदर्शित कर देते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पर हमने लिखा जैसे R2 माइनस R1, तो हम इसको डेल्टा R लिख सकते हैं, R का अंतर। ये क्या है? डेल्टा R। ये क्या है? डेल्टा T। तो अभी ये बात क्लियर है बेटा कि जब हम किसी राशि का मापन करते हैं, किसी राशि का मान लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, ठीक है। ये बात क्लियर है? सर क्लियर है। चलो अब इसको भूल जाओ। तो जो हम y का मान लिख रहे थे, तो हमने कहा y का मान कैसे लिखेंगे? y2 माइनस y1, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। x का मान कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1। अब जो मैंने बात अभी बोली कि जो y2 माइनस y1 है, ये अंतर, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y। इसको क्या लिख सकते हैं? y का अंतर डेल्टा y, x का अंतर डेल्टा x का अंतर कितना? डेल्टा x। अब जब ये अंतर, ध्यान देना कि ये अंतर बहुत छोटा है। अगर जो अंतर बहुत छोटा होता तो फिर हम डेल्टा नहीं लिखते, उसकी जगह डी लिखने लगते हैं। अगर हम कहें जो अंतर है डेल्टा y,
डेल्टा वाई अगर कैसा है, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, अंतर कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल, तो डेल्टा वाई की जगह सिर्फ हम क्या लिख देते हैं, डी वाई, डिफरेंस इन वाई, ठीक है। और डेल्टा एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर डेल्टा एक्स का मान बहुत बहुत छोटा है, वेरी वेरी टेस्टी, खाने का नहीं है, डेल्टा एक्स का मान वेरी वेरी स्मॉल है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, dx। तो ये अंतर ही है, अंतर ही है, लेकिन ये डेल्टा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं बेटा dy, और डेल्टा x को हम क्या लिख सकते हैं, dx, dx। तो देखो हम कहां से चले थे, दर से, और दर अंततः हमें क्या मिली, dy बाय dx, dy बाय dx मिली, dy बाय dx। क्या ये बात समझ में आई, इस समझने के लिए बता रहा हूं मैं, समझने के लिए। हमने क्या किया था, दर, हम आपसे पूछे, हमको कुछ पता ही नहीं, हम अज्ञानी अबोध बालक हैं, शुक्राचार्य हैं हम, हमको कुछ नहीं पता। हमने क्या किया, हमने आपसे पूछा कि बालकों ये बताओ दर क्या होती है, अपने का दर ज्ञात करना है, दर ज्ञात करने हैं किसकी, तो बाई की दर एक्स के सापेक्ष, तो आपने कहा दर ज्ञात करना है तो बाई का एक्स में भाग दे दो, दर हो गई बाई बटे एक्स, दर आपने बताई बाई बटे एक्स, फिर मैंने कहा बाई को मैं ऐसे लिख दूं, आपने कहा लिख दो, एक्स को ऐसे लिख दूं, आपने कहा लिख दो, फिर ये अंतर है, अंतर को डेल्टा बाई लिख दूं, लिख दो, अंतर को डेल्टा एक्स लिख दूं, लिख दो। फिर हमने ये कहा कि हमें किसी ने बताया था एक बार कुंभ के मेले में कि अगर ये अंतर बहुत छोटा है, अंतर बहुत छोटा है, तो डेल्टा एक्स को लिख लो डी एक्स, और डेल्टा वाई को क्या लिख लो, डी वाई, डेल्टा वाई को क्या लिख लो बेटा, डी वाई। तो अंततः हमें जो दर मिली है, दर, दर इज इक्वल टू क्या मिल गई बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। यह हम क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स को अपन क्या पढ़ते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं बाई के परिवर्तन की दर, यही तो था, इसको अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, है ना, इसको डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब देखो डी वाई बाय डी एक्स, अपन इसको क्या पढ़ते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, अपन इसको फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में फिजिक्स में इसको अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, बाई के परिवर्तन की दर, बाई के परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, बाई के परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष। और गणित में इसको क्या पढ़ते हैं, गणित में इसको क्या पढ़ते हैं, मैथ्स में मैथ वाले इसको क्या पढ़ते हैं, मैथ वालों को हमने इसको दिया, तो मैथ वाले कहते हैं हमारे यहां इसको पढ़ा जाता है बाई का अवकलन, बाई का अवकलन, अवकलन एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो जो अवकलन है उसको अपन आप ऐसे लिखा हुआ देखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो गणित वालों से कहा कि डी वाई बाई डी एक्स क्या, ये कहेगा बाई का अवकलन है एक्स का सापेक्ष, बाई का अवकलन है एक्स का सापेक्ष, लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है, वास्तव में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वास्तव में इसकी हमें कहां जरूरत पड़ती है, क्या यूज आता है, वो है ये हमें देता है बाई के परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष, क्योंकि दर ही डी वाई बाई डी एक्स थी, और ये क्या था, बाई की दर एक्स के सापेक्ष, बाई के परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष। अब कोई भी चीज लिखी है, जैसे हमने कहा चलो यहां पर लिखा है, क्या लिख दे, हमने लिख दिया डी थीटा बटे डी टी, डी थीटा बटे डी टी। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसको भी पढ़ने के दो तरीका, एक तो मैथ्स वाला होगा, एक तो मैथ्स वाला होगा, और एक होगा फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स वाला इसको क्या पढ़ेगा, फिजिक्स वाले को मतलब पता है कि क्या है ये, तो फिजिक्स वाला इसको पढ़ेगा थीटा के परिवर्तन की दर, थीटा के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की
दर टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। और इसको गणित वाला काप कहेगा थीटा का अवकलन, थीटा का अवकलन टी के सापेक्ष। ये अवकलन कहने लगते हैं पगले, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये अवकलन समाकलन इसकी खोज किसने की थी? अवकलन समाकलन इसकी खोज किसने की थी? कोई बताएगा? अब तो करना बड़ा आसान है। वो बोल रहा है मैंने की थी, मैंने की थी। बेटा मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि उस दिन खेत में पॉटी किसने की थी जो तुम कह रहे हो मैंने की थी। मैं ये पूछ रहा हूं अवकलन समाकलन की खोज किसने की थी। हमको पता है वो खेत में पॉटी तुम ही करके आए थे, स्वच्छ भारत से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, न्यूटन साहब ने की थी। यस, किसने की? न्यूटन साहब ने। और न्यूटन साहब ने खोज करके एक गणित वालों को दे दिया। न्यूटन साहब ने इसकी खोज क्यों की थी? न्यूटन किसके साइंटिस्ट थे? फिजिक्स के। फिजिक्स में जरूरत पड़ रही थी इसलिए उन्होंने इनकी खोज की, खोज करके अपने काम की चीजें अपने पास रख ली। और उसके बाद ना मैथ्स वालों से पूछा तुम्हारे पास खिलौना है? खिलौना। मैं सवाल क्या? नहीं हमारे पास कोई खिलौना ना है, हमारे पास कोई खिलौना नहीं। उनका लो डिफरेंशिएशन, लो इंटीग्रेशन, इनसे तुम खेलते रहना, हमारा काम हो गया। डन। आओ आगे बढ़ू। अब एक करते कैसे? वो तो बहुत आसान है, सीधे सूत्र हैं भाई, बिल्कुल आसान। तो सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला इसका कह देते हैं ना कि अवकलन d अपॉन dx, मतलब ये एक कोई नियत चीज है, कांस्टेंट, d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट, कोई नियत राशि का अवकलन, किसी कांस्टेंट का अवकलन। तो कांस्टेंट का अवकलन कितना हो गया? 0। सर कैसे हो गया कांस्टेंट का अवकलन 0? ये सूत्र है बेटा, याद रखना। तो हमने कहा देखो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सर कांस्टेंट का मतलब वो जो बदले ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो बदले ना। हमने कहा जो बदल ही नहीं रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है, उसके चेंज का रेट, उसके परिवर्तन की दर 0 होगी। हमने कहा कुछ लिखा है 6, तो 6 कैसी राशि? कांस्टेंट राशि है, बदलेगा नहीं। हमने कहा ये बदलेगा नहीं तो इसकी बदलने की दर, इसके परिवर्तन की दर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए भाई। परिवर्तन की दर क्या होनी चाहिए बेटा? 0। चलिए हम बात करना अभी मेन फॉर्मूलाज, मुख्य सूत्र, मेन सूत्र। ठीक है। चलिए अब जल्दी अपन फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कांस्टेंट का देख लिया, सर देख लिया। कांस्टेंट अकेला होना चाहिए, लेकिन फिर सर हमने कहा पढ़ा था? हमने कहा लॉग पढ़ा था। तो अवकलन d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ x, लॉग का अवकलन, लॉग पढ़ा है ना और हमने। हाँ, तो जो लॉग का अवकलन होता है बेटा वो होता है 1 अपॉन x। याद रखना लॉग x का अवकलन 1 अपॉन x हो गया। ठीक है सर, इसके बाद क्या पढ़ा था? तो हमने कहा इसके बाद टेग्नोमेट्री पढ़ी थी। तो तीसरा सूत्र टेग्नोमेट्री का ले लो। नहीं, लॉग के बाद, हाँ चलो
ट्रिग्नोमेट्री का। डी अपॉन डी एक्स किसका सर, साइन एक्स का। साइन एक्स का अवकलन हो जाता है बेटा कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। फिर चौथा सूत्र डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका, कॉस ऑफ एक्स का। तो कॉस एक्स का अवकलन हो जाता है बेटा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। फिर पांचवा हमने कहा डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स का जो अवकलन होता है बेटा, टेन एक्स का अवकलन होता है, बताओ क्या होता है, किसी को पता है? सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। फिर छठवा डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स के बाद क्या आ गया बेटा, कॉट एक्स ले लो, कॉट एक्स, कॉट ऑफ एक्स। तो ये हो गया बेटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद रखने। फिर सातवां क्या बचा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स, सेक एक्स। तो सेक एक्स का क्या होता है बेटा, सेक ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। फिर आठवां डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। ये होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। ये होते हैं, ठीक है, 6 ही होते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये होते हैं। अब देखो इसमें बच्चे कई बार गड़बड़ क्या करते हैं या कंफ्यूज किस में हो जाते हैं कि माइनस किस में आएगा और माइनस किस में नहीं आएगा। देखो 3 में माइनस आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा है, 3 में माइनस आया और 3 में नहीं आया। तो देखो मैं ऐसे याद रखता हूं, कभी भूल जाता हूं तो, कि अगर अवकलन करने के बाद अगर साइन आ रहा है या साइन का उल्टा, साइन आ रहा है या साइन का उल्टा क्या, कॉसेक, तो साइन या कॉसेक आ रहा है तो माइनस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। साइन या कॉसेक आ रहा है तो माइनस आएगा, नहीं तो नहीं आ रहा है। इसमें अवकलन के बाद साइन आया, माइनस आया, अवकलन के बाद कॉसेक आया, माइनस आया, अवकलन के बाद कॉसेक आया, माइनस आया। इसमें साइन कॉसेक नहीं है, माइनस नहीं है। इसमें साइन कॉसेक नहीं है, माइनस नहीं है। इसमें साइन या कॉसेक नहीं है, माइनस नहीं है ना, क्योंकि बच्चों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि माइनस किस में आता है। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस है तो माइनस नहीं आएगा, कॉस एक्स का क्या आया, माइनस साइन एक्स, मतलब साइन एक्स आया तो उसके साथ माइनस फ्री फंड में मिलेगा आपको। तो ये हो गए लॉग, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। इसके बाद हमने पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हमने कहा उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कौन से फलन रह गए अपना, चरघातांकी, डी बाय डी एक्स। तो चरघातांकी फलन को हमने कुछ कह दिया, ए की घात एक्स। ए क्या है बेटा, कोई संख्या, ए कोई संख्या चरघातांकी, ए की घात एक्स। तो ए की घात एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है ए की घात एक्स लॉग ऑफ ए एट बेस ई। ए की घात एक्स और लॉग ए से गुणा कर दो, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की घात एक्स इंटू एल एन एक्स, ठीक है, वो एक ही बात है। लिखूं क्या, लिख लो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ए की घात एक्स एल एन एक्स, ए की घात एक्स एल एन एक्स नहीं, एल एन ए, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। 9वां 10वां, अच्छा यहां पर हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, यहां पर हम क्या उठा लेते हैं, एग्जाम्पल। स्पेशल केस है ना, इसको भी हमें याद ही रखना है, सूत्र ही मानो इसको। डी अपॉन डी एक्स ई की घात एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई की घात एक्स, की ई की घात एक्स का समाकलन क्या होएगा, सॉरी समाकलन नहीं अवकलन, तो ई की घात एक्स, ठीक है। तो क्या फर्क है, ए की जगह क्या लिखा हुआ है ई, ए की जगह क्या लिखा हुआ है ई, ठीक है। चलो मैं पहले थोड़ा सा अलग सा ले लेता हूं। हमने कहा 2 की घात एक्स है,
क्या है, 2 की घात x। तो इसका अवकलन क्या होगा, तो एक जगह क्या लिख दो 2, तो 2 की घात x log ऑफ 2 एट बेस e। खत्म, ये सर खत्म। अब किसी ने कहा कि मास्टर अगर तेरे में हिम्मत है, मास्टर तेरे में हिम्मत है तो d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर x लिख, इसका अवकलन करके बता। तो हमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, e टू दी पावर x log ऑफ e एट बेस e। ए की जगह क्या लिख दिया, e लिख दिया। फिर हमने इसको गौर से देखा, हमने इसको गौर करके देखा, हमने कहा तुम लॉग हो लॉग और तुम्हारा संख्या और आधार सेम है, तुम लॉग हो तुम्हारा संख्या और आधार सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू, तो आप कहेंगे सर इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। बताओ कमेंट में, मैं गलत कह रहा हूं क्या, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर इसका वैल्यू 1 हो गया तो हम इसको लिखेंगे e की घात x इंटू 1, तो ये बचा e की घात x। तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे दैट डिफरेंशिएशन ऑफ, डायरेक्ट याद रखेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन किसका, e की घात x का, ये e की घात x ही होता है, e की घात x ही होता है, ऐसा। इसको हम कहते हैं ढीठ फलन, ढीठ बदलता ही नहीं है। e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, और इसका समाकलन भी, e की घात x का समाकलन भी हम आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे कि e की घात x का समाकलन भी e की घात x ही होता है। ये ढीठ है, बदलता ही नहीं है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये तुम्हारे जैसा है, बदलता ही नहीं है, कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये वाला सूत्र भी याद रखिएगा। चलिए अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन, सर बीजगणितीय फलन होते क्या थे, हमने कहा चर की घातांक, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 5, एक्स की घात 1/2, एक्स की घात 6/7, यही होते थे ना। तो हम इसको ऐसे कहते हैं एक्स की घात n, n कोई संख्या, एक्स की घात n कह दें। सर कह दे, कह दे तू, मास्टर कह दे तू, कह दू, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और ये एक्स की घात n। बड़ा सिंपल सा नियम है, और सबसे ज्यादा काम यही आएगा बेटा, सबसे ज्यादा काम यही आएगा, एक्स की घात n वाला। तो एक्स की घात n में आपको क्या करना, सीधे जो घात है उसको आगे ले आओ, घात है आगे ले आओ, और फिर घात में से एक कम कर दो, इसमें से एक घटा दो, खत्म, खत्म भैया। इतना आसान है, इससे आसान कुछ हो सके है ब्रह्मांड में, सर नहीं। जो भी घात है, जैसे हमने कहा सिंपल सी बात है, एक्स पगलू, एक्स की घात 6, तो अब क्या करोगे, 6 आगे ले आओ और एक्स की घात 6-1 कर दो। कौन सा सन चल रहा है सर, 2026, तो एक्स की घात 2026 है, 2026, तो 2026 आगे ले आओ, 2026 आगे ले आओ, और एक्स की घात 2026-1, तो 2025 बचा। कितना बचा, 2025। तुम कौन सी क्लास में हो, 11वीं क्लास में। चलो हमने x का मान ले लिया 11, x का मान ले लिया 11, n का मान ले लिया 11, तो क्या करना है, अवकलन करोगे तो 11 आगे आ गया, और x की घात 11-1, 11-1 क्या हो गया, तो 11 इंटू एक्स की घात 10, 11-1 इज 10। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, अब कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि कभी, जैसे हमने कहा कांस्टेंट होता है कोई कांस्टेंट, तो उसका अवकलन शून्य, कांस्टेंट का अवकलन शून्य, लेकिन वो अकेला हो, अकेला अकेला। लेकिन कांस्टेंट अगर किसी के साथ है, जैसे हमने कहा डी अपॉन डी एक्स ही है, डी अपॉन डी एक्स ही है, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ही है, और यहां पर कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए के कोई कांस्टेंट है, और उसके साथ यहां पर एक्स की घात कुछ n लिखा हुआ है, एक्स की घात n,
तो क्या करना है, कुछ नहीं भाई, जो कांस्टेंट है सर शून्य कर दो। शून्य, हम क्या शून्य तब जब वो अकेला हो, अकेला कांस्टेंट होगा तो शून्य होता है। अगर कांस्टेंट किसी के साथ है, कांस्टेंट चर के साथ है, चर के साथ, ठीक, कांस्टेंट के साथ है, चर के साथ, तो कांस्टेंट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जो जैसा है वैसा ही रहता है ना। ऐसे के तो एक के ही रहेगा, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। के को बाहर ले लो, के को बाहर ले लो, तो मैं अवकलन करना है किसका, बचे हुए चीज का करोगे, और ये कितना आ जाएगा फिर, के की जगह के रहा, और x घात n का अवकलन तो अपन जानते ही हैं। तो कांस्टेंट जब अकेला होता है तभी उसका अवकलन शून्य होता है, लेकिन कांस्टेंट किसी चर के साथ है तो उसको हम टच नहीं करते, उसको हम छेड़ते नहीं है, वो जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं, बची हुई चीजों का अवकलन कर देते हैं, बची हुई चीजों का अवकलन कर देते हैं। क्या ये बात क्लियर है सर? क्लियर है। एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए इस बात पे, इस बात पे एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, ठीक है। तो ये सूत्र बेटा याद रखिएगा, एक बार पढ़ेंगे, याद क्या रखना, अपन यूज करेंगे, धीमे धीमे अपने आप याद हो जाते हैं, है ना, फिर भी याद रखने की कोशिश करिएगा। अब चलते हैं बेटा अपन एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल जल्दी, एग्जाम्पल की भरमार, एग्जाम्पल की भरमार। हमने कहा पहला सवाल, अवकलन करो, अवकलन करो, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा, घात 2 आगे आएगी और एक्स की घात 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटा दो, तो 2 इंटू एक्स की घात कितना बचा, 1 बचा, तो ये कितना हो गया 2x। याद रखना एक्स स्क्वायर का 2x। अब जरूरी नहीं बेटा ये फलन x का ही हो, हम ऐसे भी कह सकते हैं डी अपॉन डी टी। तो यहां पर फलन किसका, t का। पहले x था अब t लिखा है, पहले x था अब t लिखा है, क्या फर्क पड़ता है। वेरी गुड, अरे इतने कम, चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, समझते चलो, समझते चलो। टी लिखा हुआ है, चलो टी लिखा हुआ है ना, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तो हम क्या, कुछ नहीं, टी है तो टी के सापेक्ष अवकलन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस घात को क्या करो, आगे ले आओ और घात में से 1 घटा दो, तो ये 2 और टी की घात कितना बचा 1, तो ये कितना हो गया 2t, कितना हो गया 2t। चौथा एग्जांपल, जैसे हमने कहा d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात 27, एक्स की घात 27, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, घात आगे लाओ और घात में से 1 घटा दो, 27 माइनस 1। अभी मैं -1 करके लिख रहा हूं, फिर अभी आगे चल के ना डायरेक्ट लिखने लगेंगे अपन। 27 माइनस 1 पूरा लोग जानता है 26 होता है, तो 27 x टू दी पावर 26। तो x घात n वाले तो कोई समस्या क्रिएट करते ही नहीं है, सिंपल सा नियम है। कैसा नियम है भाई साहब, सिंपल सा नियम। अच्छा और एग्जांपल देखिए, 5वां हमने कहा ये लिखा हुआ है 7 अवकलन करना है, डी अपॉन डी एक्स करना है, डी अपॉन डी एक्स करना है 7 x टू दी पावर 9, x टू दी पावर 9। तो मैंने आपको बोला ये 7 है, उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, 7 कांस्टेंट है, अकेला नहीं है, लेकिन इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो 7 एज इट इज रखो और अवकलन करो x घात 9 का, तो x घात 9 का अवकलन करोगे तो 9 आगे आ गया और x घात 9 माइनस 1 कितना आ गया, 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया, खत्म बात। अब कितना होगा 9 7 63, 63 x घात 1, ये आ गया 63 x की घात 8। देखिए 63 x की घात 8, वो तो गुणा कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करना आपको आता है। छठवां, अब देखो कभी हमने ऐसे लिखा था d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स और ये लिखा हुआ है रूट एक्स। इसका क्या करोगे जनाब, इसका क्या करोगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, चलो इसको हम अगले पन्ने पे ले लेते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं। हमने कहा d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स 4 की पावर x, 4 की पावर x, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर x log ऑफ 4 एट बेस e, हमने कहा 7वां d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स पाई की घात x,
ये चर घात वाला है, चर घातांकी फलन, चार घातांक फलन, तो पाई की घात x log ऑफ पाई एट बेस ई। किसी ने कहा कि मास्टर अगर तेरे में हिम्मत है मास्टर, तो इसका अवकलन करके दिखा, x की घात पाई का, तो ये फलन बदल गया, बीजगणितीय हो गया, फलन बदल गया, कैसा हो गया बेटा, बीजगणितीय। तो ये x की घात n जैसा हो गया, x की घात n जैसा, n की जगह क्या है पाई, तो ये हो जाएगा पाई इंटू x की घात पाई माइनस वन, ऐसा। अब कभी ऐसा लिखा है d अपॉन डी एक्स, रूट एक्स लिखा है, रूट एक्स। अब क्या करोगे, तो हमने कहा कुछ नहीं, अभी ये x घात n के जैसा नहीं है, तो हम इसको x घात n का जैसा बनाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स, और x रूट x को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब क्या हुआ, घात 1/2। अब ये x घात n के जैसा बन गया, तो इसमें से 1/2 भाई साहब आगे आ गया, और x की घात 1/2 घात में से एक घटा देंगे, तो ये कितना आ गया बेटा, 1/2 और x की घात 2 माइनस 1/2, तो माइनस का 1/2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1/2। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2। ऊपर घात ऋण का है, तो नीचे आके धन का हो जाएगा, ऊपर घात ऋण का है तो नीचे आके धन का हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। चलिए आगे बढ़े सर, बढ़ जाओ आगे। चलिए आखिरी एग्जाम्पल, आज का आखिरी एग्जाम्पल है ना। तुम कह रहे होगे ना तब छुट्टी मन में चल रहा होगा, उल्टियां आ रही होंगी तुम्हें छुट्टी की, कोई टाइम हो गया ना। बस ये आखिरी सवाल। अब ऐसा लिखा है x की घात 27 बटे x की घात 2/3, x की घात 2/3। अब क्या करें मास्टर, तो हमने कहा अभी ये x की घात n जैसा है क्या, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो समझना कि चेंज क्या आएंगे, डिफरेंशिएशन परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल डिफरेंशिएशन परेशान नहीं करेगा। अभी ऐसा लिखा है, अभी x की घात n के जैसा है क्या, सर नहीं है, तो उनका कोई बात नहीं, हम इसको x घात n का जैसा बना लेंगे, बरोबर, समझ रहे, ओके। तो देखो डिफरेंशिएशन तो हम आगे करेंगे, पहले इसको x घात n के जैसा बनाओ। जो आधार समान होता तो घातें घट जाती, तो ये बच्चा x घात 27 माइनस 2/3, 27 माइनस 2/3, ओके। अभी भी x घात n के जैसा नहीं बना, इसको सिंप्लीफाई करो, तो d अपॉन डी एक्स, ये हो गया x 27, तो ये हो गया x की घात, इसको हल करो, 81 माइनस 2 79/3, x घात 79/3। अब ये वही बन गया है जिसे हम पहचानते हैं x की घात n जैसा, ये हो गया अब अपना n, x की घात n, ये n का मान हो गया, हम का ये n का मान हो गया, तो क्या करते हैं सर, n को आगे बुलाते हैं, तो 79/3 को आगे बुला लो, 79/3 को आगे बुलाओ, और x की घात 79/3 माइनस का 1 कर दो, अच्छे से लिख दो, 79 पगलू 79/3 माइनस 1 कर। अब इसको घटा लेना, ये 79/3 x की घात 76/3, क्या सही बात है, मैंने सही जोड़ा घटाया। तो देखो अवकलन कहां हुआ, यहां पर, जैसे ही अवकलन होगा dy/dx हट जाएगा, ये अवकलन हुआ है, यहां पर अपन ने अवकलन किया। बेटा डीपीपी अभी नहीं करनी है,
डीपीपी अभी नहीं करनी है। मजा आना ही चाहिए बेटा, ठीक है। यहां हमने अवकलन किया, ये तो हम क्या कर रहे थे ना, ये एक्स की घात एन के जैसा था नहीं, तो हम बना रहे थे यहाँ ऊपर एक्स की घात 27 नीचे 2/3। तो हम बेसिक गणित लगाए कि आधार समान है, आधार समान है तो घाटें घटा दो, घटा दो। भाग हो रहा है ना, भाग में अगर आधार समान है तो घाटें घटा दो। घातों को हमने घटा दिया, यो आ गया। फिर एक्स घात एन के जैसा बना, एक्स घात एन के जैसा बना, हमने तुरंत लगा दिया का लगा दिया, डिफरेंशिएशन वाला सूत्र। इज इट क्लियर? ओके। चलिए, तो कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं, कितने लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए भाई। हो जाए जल्दी से थम्स अप भाई, लेट हो रहे हैं, लेट। आपका अगला क्लास भी होगा, हमारा भी है। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही अपन अभी डिफरेंशिएशन के तो बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक बार रिवाइज करके आना चीजों को कल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहे। हाँ, और एक चीज, डीपीपी अभी सॉल्व नहीं करनी है, डिफरेंशिएशन वाली। आज जो आपको डीपीपी मिलेगी वो अभी सॉल्व नहीं करनी है। तो बच्चों, थैंक यू सो मच।